May I ask for a privilege, sir? Although some of the panelists may find Hindi curtailing factor, since the audience of Corep, I believe, would be more comfortable with Hindi, can I deliver this talk in Hindi? Definitely. Okay, sir. तो धन्यवाद चेयरमैन महोदय। आज मैं बात करने जा रहा हूं वर्तमान की और कुछ भविष्य की। वर्तमान तो अहम है, पर हमारा भविष्य और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हम जो आज कर रहे हैं उससे तय होगा कि क्या उनका भविष्य अच्छा रहेगा या नहीं। कुछ ही समय में दिवाली आएगी और दिवाली के वक्त में मेरे को याद है बचपन में इवन मुंबई में जो नारियल का तेल यूज होता था प्लास्टिक की बोतलों में, वो जमा होता था और नरक चतुर्दशी के दिन उस तेल को बाहर निकालने का एक कार्यक्रम हुआ करता था। जैसे जैसे समय बीतते गया वो सब मेहनत करने की जरूरत कम हो गई, क्योंकि दुनिया भर गए 50 बरस में टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और एक अनुमान से गए 50 बरस में करीबन 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड हर बरस अपना टेम्परेचर बढ़ रहा है। समुद्र का लेवल बढ़ते जा रहा है और कई शहर है जिसमें वो शहर समुद्र में डूब जाने का संकेत नजर आ रहा है। मुंबई में भी उसमें से एक शहर है। नरीमन पॉइंट अगले 50 बरस के बाद में दिखेगा या नहीं दिखेगा ये हम नहीं जानते। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरी दुनिया भर गर्मी बढ़ रही है। और गर्मी इसलिए बढ़ रही है कि आसमान में जो ओजोन का अपना लेयर है उसमें छेद बढ़ते जा रहा है और सूर्य की किरणें सीधा धरती पे आ रही है। और ये ओजोन का लेयर होल जो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी इंसान की जो भी क्रिया है धरती पे, उसी से ये ओजोन का लेयर डिप्लीट होते जा रहा है। अब सब अपने जो काम है इंसानों के, उसमें हेल्थ सेक्टर जो है वो इसको बहुत बड़े पैमाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2007 का अनुमान है कि अमेरिका के हेल्थ सेक्टर ने 7% टोटल एमिशन में कंट्रीब्यूट किया है। कुछ समय पहले यूएस स्पेशल एनवॉय जॉन केरी साहब आए थे हिंदुस्तान और उन्होंने मोदी जी का बहुत तारीफ की, क्योंकि पूरे दुनिया में जो कार्बन का टारगेट्स है उसमें हिंदुस्तान एक देश है जिसने अपने टारगेट्स को न केवल अचीव किया है इवन प्रगत राष्ट्रों के कंपैरिजन में, पर हमने और भी एम्बिशियस क्लाइमेट चेंजेस के टारगेट्स लगाए हुए हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा वैसे उसके कुछ दुष्परिणाम तो तुरंत दिखेंगे। जैसे ये हीट वेव की मैंने बात की, फ्लड्स की बात की, ओशन राइजिंग की बात की, ये तुरंत दिखने वाली चीजें हैं। पर कुछ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां अभी फैल रही है और इसमें क्लाइमेट चेंज का कितना कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में चर्चा हो रही है। पर कुछ चीजें होने वाली हैं जो आज हमारे ध्यान में नहीं आएगी क्योंकि वो दूर भविष्य में होने वाली है। कहीं क्या पानी कम हो गया तो वहां झगड़ा होने वाला है और एक अनुमान है कि इसके बाद का महायुद्ध जो होगा वो तेल पे नहीं होगा, वो पानी के ऊपर में होगा। और जैसे पानी कम होता है, आप लोगों ने कई लोगों ने देखा रहेगा स्लम्स में हर दिन सुबह झगड़े होते हैं, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है, पानी कम होता है। तो इसको संभालने के लिए विदेश में सरकारें बीच में आई हैं और वहां कानून बनना चालू हुआ है। ब्रिटेन की सरकार ने ये जाना है कि उनका एनएचएस जो है नेशनल हेल्थ स्कीम, वो करीबन 25% कार्बन एमिशन पे कंट्रीब्यूट करता है और उसके लिए हर हेल्थ सेक्टर के कंपोनेंट को उन्होंने कार्बन मैनेजमेंट प्लान बनाना ये कानूनन जरूरत बनाई है। और ग्रीन हेल्थ इनिशिएटिव चालू किए 2008 में और एनएचएस जीजीसी जो है उसके तहत कार्बन एमिशन रिडक्शन 25% से कम करने का उनका एम था। और अल्टीमेट एम तो एनएचएस का है कि 2040 तक नेट कार्बन एमिशन होगा। मतलब जितना वो लोग कार्बन वहां से बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा, उतना ही वो कोई और हरकत से उसको कम करेंगे। अपना देश भी पीछे नहीं है। हमारे 2016 के गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट में एक कदम इस तरफ भी उठाया गया है। अभी तक तो ये था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अगर कोई अस्पताल इन्फेक्शियस वेस्ट
नॉन इन्फेक्शन वेस्ट में मिला देता था, गलती से बोलो या जाने में बोलो, फिर भी नागपुर में करीबन 50,000 रुपए का दंड लगाया जाता था। तो गए 10 बरस में अस्पताल वाले भी बड़े सतर्क हो गए हैं, येलो बैग में ब्लैक बैग का कचरा या ब्लैक बैग में येलो बैग का कचरा न डाला जाए। पर लिक्विड वेस्ट भी अभी सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है, और लिक्विड वेस्ट जो बनता है अपने डायलिसिस यूनिट में, वो ब्लड मिक्स्ड होता है, क्योंकि हम लोग डायलाइजर्स और ट्यूबिंग धोते हैं, उसमें ब्लड रहता है, वो वही ब्लड जाके कॉमन ड्रेन में जाता है, और फिर वही अगर म्युनिसिपल ड्रेन में चले जाए तो हम अपने आजू बाजू के सोसाइटीज में कहर मचा सकते हैं। तो अभी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना हर हॉस्पिटल के लिए एक दायित्व बन जाएगा। डायलिसिस 2013 तक सभी लोगों ने बताया आपको कि बढ़ते हुए ट्रीटमेंट होने वाली है, करीबन 35,000 डायलिसिस सेंटर्स हैं, और एवरेज एक सेंटर में करीबन 64 पेशेंट्स होते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया की स्टडी है जो कहती है कि 6 चेयर डायलिसिस यूनिट अगर है तो करीबन 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बनाता है हर वर्ष, और इसमें से सबसे अहम कंट्रीब्यूशन आता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से, दूसरा आता है मेडिकल इक्विपमेंट से, तीसरे नंबर पे है बिजली का खपत, चौथे नंबर पे पानी का इस्तेमाल। पानी का इस्तेमाल और बिजली की खपत लोकल फैक्टर्स की वजह से होती है। हम लोग बिजली को कैसा इस्तेमाल करते हैं, हम पानी को कैसा इस्तेमाल करते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करने वाला हूं सबसे अहम फार्मास्यूटिकल मिसयूज पे, अब्यूज पे। मेडिसिन रिकंसिलिएशन एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होनी चाहिए डायलिसिस यूनिट में। पेशेंट को कई डॉक्टर लोग देखते हैं, हर डॉक्टर अपना पर्चा बनाता है, पेशेंट्स के दवाई के डब्बों को खोलो तो आपको किलो भर तो कम से कम दवाइयां मिलेंगी जिसका उसको कभी यूज नहीं होता। वो हर ग्राम दवाई, हर गोली बनाने में कई लीटर पानी इस्तेमाल हुआ है, कई किलोवाट की एनर्जी लगी है। पर कई बार तो ऐसा होता है कि ब्रांड बदला जाता है, दवाई वैसी पड़ी रहती है। ये बहुत महंगा सौदा है। अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया पानी का, 156 डायलिसिस ट्रीटमेंट हर एक इंसान लेता है, 62,400 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, 187.2 kg वेस्ट बनाता है, और 1872 किलोवाट बिजली खाता है एक आदमी जिंदा रहने के लिए। तो ये जो ग्रीन डायलिसिस की परिभाषा है वो ये बताती है कि पानी का कैसे कम से कम इस्तेमाल किया जाए और पानी का वेस्टेज कम कैसा किया जाए, हम बिजली की खपत कैसी कम करें और अल्टरनेटिव पावर्स ऑप्शंस कैसे इस्तेमाल करें, हम अपने वेस्ट मैनेजमेंट को और रिसाइकलिंग को कैसा करें, और अल्टीमेटली हम अपनी बिल्डिंग्स जिसमें अस्पतालें बनती है, डायलिसिस यूनिट बनते हैं, वो स्मार्ट कैसे डिजाइन करें, और इस सब के लिए हम लोग रिसर्च निरंतर कैसा करते रहे। तो चले पहले बिजली की तरफ देख लेते हैं। तो बिजली के दो स्रोत हैं, एक तो क्लीन एनर्जी और एक अनक्लीन एनर्जी। अनक्लीन एनर्जी वो होती है जो हम लोग कोयले से निकालते हैं, और मैं विदर्भ में बैठा हूँ, हमारे पास में चंद्रपुर है, उस गांव में अगर वहां बहुत बड़ा कोयले की खदान है, आप उस गांव में जाओगे तो आप सांस नहीं ले पाओगे, इतना कोयले की वजह से वातावरण दूषित हुआ है। वो हर किलोवाट एनर्जी उस कोयले की खदान में से निकलने वाला कोयला बनाता है, वो किसी की सांस घूट के बना हुआ एनर्जी है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब आपका जलता है जरूरत न होते हुए, तो मेरा अनुरोध है आप चंद्रपुर की उस आदमी की याद करें जिसकी सांस घूट के वो बिजली हम सब की तरफ पहुंची है। ये होने की जरूरत नहीं। अगर डायलिसिस यूनिट्स में सोलर एनर्जी मिले, छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगे और उससे एनर्जी लेके, समुद्र के पास में जो लोग हैं उनके पास में हाइड्रो टर्बाइंस की सहूलियत हो सकती है, पर कुछ भी करें फॉसिल फ्यूल्स की इस्तेमाल कम करें। और हम बिजली का यूज करते हैं डायलिसिस यूनिट में 3 मेन पर्पसेस के लिए, एक तो दिया जलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए, और एयर कंडीशनर्स चलाने के लिए। एक डायलिसिस सेशन करीबन 6.2 किलोवाट एनर्जी यूज करता है। एक 4 लोगों की फैमिली का ये डबल है, एक 4 घंटे में जो यूज होता है। और आरओ यूनिट जो है वो 12 किलोवाट से 19 किलोवाट तक एनर्जी चलाता है। हमारे बिजली का यूज डायलिसिस यूनिट में पानी गर्म करने के लिए है, हॉट डिसइंफेक्शन करने के लिए है, बाइकार्ब सॉल्यूशन बनाने के लिए है, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को रन करने के लिए है।
चौथे नंबर का पॉइंट असलियत में बहुत ही कम काम करता है। मेन काम होता है वाटर हीटिंग का, और वाटर हीटिंग में कुछ वर्षों तक पानी अंदर आता था, मशीन में गर्म होता था बॉडी टेम्परेचर पे, और वो पानी वैसे ही फेंक दिया जाता था। अब क्या हुआ है कि अधिकतर कंपनियों ने वहां हीट एक्सचेंजर्स लगाए हुए हैं, उससे बिजली का यूज कम हो गया है। और अगर आप हॉट डिसइंफेक्शन अभी भी करते हैं और अगर आप ग्रीन डायलिसिस करना चाहते हैं तो आप जरूर कंसीडर करिए कोल्ड स्टरलेंट के लिए यूज करने के लिए। और अगर आप अभी भी सेंट्रल मिक्सचर से बाइकाप बना रहे हो अपने यूनिट में, तो ये बाइकाप बैग इस्तेमाल करके देखिए, इससे आपका यूनिट ग्रीन हो जाएगा क्योंकि आप कम एनर्जी यूज करेंगे। ये चित्र है अंदर के हीट एक्सचेंजर का। और अगर आप कोल्ड डिसइंफेक्शन यूज करते हैं तो हमने देखा कि एक 49 रुपीज कॉस्ट पड़ती है हर सेशन के लिए। वही अगर आप हीट डिसइंफेक्शन करते हैं तो 58 रुपीज पड़ेगा आपको। तो हीट डिसइंफेक्शन न केवल पर्यावरण के लिए खराब है पर आपके जेब के लिए भी खराब है। लाइटिंग होता अंदाज है फ्रेसिनियस का कि 20% पूरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो आप लाइटिंग के ऊपर में खर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग बिजली जब लाइट की जरूरत ना हो तब एनफोर्स करें कि उसको बंद किया जाए। अगर हम लोग एलईडी बल्ब्स यूज करना चालू किए और जहां ट्रैफिक कम है वहां मोशन सेंसर्स लगा के ऑटोमेटिकली लाइट्स बंद हो जाए तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एयर कंडीशनर हर साइज हर रूम में है, पर 16 डिग्री पे एयर कंडीशनर चलाने की कोई जरूरत नहीं। आप जब 16 डिग्री पे एसी लगाते हो हिंदुस्तान में तब बहुत ज्यादा कंप्रेसर नॉन स्टॉप चलता है, उससे बिजली बहुत ज्यादा यूज होती है। 25 से 27 डिग्री से कम एसी रखना, टेम्परेचर रखने की कोई जरूरत नहीं है। एसी के फिल्टर अगर 15 दिन में एक बार साफ किए जाए, हाइट 7 फुट के ऊपर में लगाए रखी जाए और बार बार चालू बंद न किया जाए, खिड़की दरवाजे बंद रखे, और तो बहुत सारा हम लोग एसी में जो खर्चा होता है वो भी एसी के वो खर्चे को हम कम कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का मॉनिटरिंग जो है वो इस प्रकार के चार्ट से हम लोग मॉनिटर करते हैं हमारे यूनिट में, ताकि ये मालूम हो जाए कि हमारा स्टाफ क्या सेट कर रहा है, क्या वो असलियत में 25 डिग्री पे सेट कर रहा है या कुछ और सेट कर रहा है। ये कुछ सिंपल चीजें हैं कारपेंटर की मदद से आप कर सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन को खिड़की लगाई हुई है, खिड़की बंद है, जब आपका नहीं तो क्या होता है खिड़की नहीं रही तो ये छेद में से हवा आपकी सब बाहर चले जाती है। कंप्यूटर्स और फोटोकॉपियर्स शाम के वक्त में बंद होना ही चाहिए और उसके लिए स्टाफ ने लॉग ऑफ और स्विच ऑफ करना चाहिए कंप्यूटर्स को। फ्रिजेस को सही टेम्परेचर पे सेट करना चाहिए और उसका भी मॉनिटरिंग होना चाहिए 4 to 5 डिग्रीज पे, और फ्रीजर का -15 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड से। ये हमने लगवाया स्टाफ को याद दिलाने के लिए कि भाई अब जब भी इसका इस्तेमाल करना नहीं है तो स्विच ऑफ करिए इलेक्ट्रिसिटी के, कंप्यूटर को बंद करिए। और हर एक डायलिसिस मैं डायलिसिस मशीन के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी मॉनिटर करता हूँ। इस प्रकार से हमने सब मीटर लगवा लिए हैं, तो ये सब मीटर घूमते जाएगा पूरे यूनिट में और फिर अपने को मालूम होगा कि कोई चीज हो रही है क्या जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रही है अपने डायलिसिस मशीन्स की। वाटर पैनल ऑटोमेशन होना चाहिए ताकि वाटर वेस्टेज ना हो। और ये सब इतना करने के बाद में पैसे कितने बचेंगे, तो ये अगर बहुत बहुत बारीकी से उसका एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जरूर ये होता है कि पैसे बचते हैं। हमने देखा जैसे बाईबैक यूज करना चालू किया 2 महीने पहले, तो पहले महीने में ही हमारा 18,000 रुपए की बचत हुई है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होना चालू हुआ है। अब आते हैं पानी के ऊपर में, कई लोगों ने इसके बारे में बताया कितना पानी यूज होता है, और दुख की बात यह है कि 2/3 ये पानी वेस्ट होता है। और ये पानी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? एक तो कर सकते हैं हम, जो डायलाइजेट फ्लो है वो 500 लीटर 500 ml पर मिनट रखा जा सकता है या 800 ml पर मिनट रखा जा सकता है। 500 to 800 में 300 ml का फर्क पड़ता है पर मिनट पर उससे क्या उतना ज्यादा पेशेंट को फायदा होता है? चैलेंज करने की बात है। और हमारे आरओ सिस्टम में रिजेक्ट वाटर जो बनता है वो अगर आरओ मेम्ब्रेन अच्छी रही
तो वो कम रिजेक्ट बनेगा। तो वो आरओ मेम्ब्रेन को मेंटेन करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात होती है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की, कि ये जो पानी रिजेक्ट होके बाहर आ रहा है उसका हम लोग कैसा यूज कर सकते हैं। तो एक यूनिट है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने ये सिस्टम को मॉडिफाई किया और ड्रामेटिकली 50% वाटर कंजम्पशन में ड्रॉप किया। हमने भी कुछ परिवर्तन किए। हमारे यहाँ रिजेक्ट वाटर जो होता था, अब हमारे सब नर्सिंग होम के पाइप टॉयलेट्स में और वाटर के सिंक में उस प्रकार से हम लोग उसको फीड करते हैं। तो हमने म्युनिसिपल वाटर इस यहाँ फीड किया ही नहीं। ये पानी इतना अच्छा है, हमने टेस्ट किया कि ये पानी पीने लायक है। सिर्फ अपने लोगों में उसके बारे में कुछ ये रिजेक्ट वर्ड की वजह से कटुता है, उसके लिए वो पीने को तैयार नहीं, पर हाथ धोने के लिए तो जरूर इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग में कॉमन टॉयलेट्स पे हमने वाटर को सप्लाई किया है। हमारा दुख इतना ही है कि हमारा इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है, जो भी बहुत अच्छा है, वो पानी अभी भी हमारा म्युनिसिपैलिटी के ड्रेन में जा रहा है। ये इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, ये लिक्विड वेस्ट को हैंडल करता है और इन्फेक्शियस लिक्विड वेस्ट को नॉन इन्फेक्शियस बनाता है, ताकि हम म्युनिसिपैलिटी के कॉमन ड्रेन में उसको पहुंचा सके। सवाल ये है कि क्या हम लोग 4008 से 5008 तक जाने के लिए अगर जाए तो क्या हम ग्रीन डायलिसिस की तरफ और एक कदम आगे उठाएंगे? तो हाँ, जरूर उठाएंगे, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट वॉल्यूम 20% से लोअर है, इको फ्लो है और ऑटो फ्लो है। तो जब भी आप अपग्रेड करेंगे तब ये बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा पहलू जिसको हम लोग ने डिस्कस करना है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग डायलिसिस। ग्लोबली 625 किलो टन्स ऑफ वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ डायलिसिस। इंग्लैंड में 2.5 किलो कचरा बनता है हर डायलिसिस पर, जिसमें 38% प्लास्टिक है और इसमें से करीबन 28% नॉन हजार्डस वेस्ट है जो हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। और वहां ये कचरा डिस्पोज ऑफ करने की भी कीमत काफी ज्यादा है, 2.7 to 21 US डॉलर्स पर सेशन। हमारे यहाँ का डायलिसिस का ट्रे है और हमारे यहाँ का कचरा है। हमारे यहाँ रेड बैग इन्फेक्शियस वेस्ट करीबन 768 ग्राम्स बनती है हर सेशन में और 380 ग्राम्स का डायलाइजर होता है। पर इस डायलाइजर को तो हम लोग रीयूज करते हैं, तो इसको हम लोग डिवाइड बाय 8 या 10 करना चाहिए। येलो बैग सिर्फ 165 ग्राम्स होती है। मेन कचरा बनता है ये ब्लैक बैग में और उसमें है 657 ग्राम्स ऑफ पेपर एंड 726 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक और दूसरा धूल भी जो कचरे का हिस्सा होता है ब्लैक बैग का। तो हमने क्या करना है? हमने वेस्ट जनरेशन ही कम करना है। अगर डायलिसिस पे आने वाले पेशेंट्स की जिंदगी प्री डायलिसिस की हम अगर बढ़ा दे, तो वो 1 बरस के बाद में अगर डायलिसिस पे आने लगे तो उतने कम पेशेंट्स के यहाँ से कचरा और बिजली और पानी की समस्या निर्माण होगी। तो दूसरा, हम जो भी वेस्ट बनती है ब्लैक बैग की, उसको सेग्रीगेट करते हैं और उसको रिसाइकल करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको कुछ ही समय में। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये जो प्लास्टिक दिख रहा है, आप सलाइन की बोतल, उसको हमने काटा है ऊपर से, उसमें मिट्टी भरी है और ये तुलसी है। ये हमारे टेरेस के ऊपर में हम करते हैं और हर एक सलाइन की बोतल ये नॉन इन्फेक्शियस है, इसको यूज करते हैं तुलसी और रोजेस बनाने के लिए, ताकि ये प्लास्टिक आखिर में जाने वाला था लैंडफिल में, और लैंडफिल में और ये कभी डिग्रेड नहीं होगा। तो ये कितने हम लोग प्लास्टिक की बोतल्स उस लैंडफिल को भरेंगे? हमारा डिस्पोजल का कॉस्ट भी कम हो गया है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हुआ है। अब ये हाउसकीपिंग है वो सेपरेट कर रही है हर शिफ्ट के बाद में ब्लैक बैग की वेस्ट को। और अगर बड़े पैमाने पे ये आंदोलन चला तो जैसा ऑस्ट्रेलिया में चलता है वैसा ये रिसाइकलर्स जो है प्लास्टिक के, वो बिन्स लगा देते हैं अस्पतालों में और वहां से प्लास्टिक उठाते हैं और उस प्लास्टिक को फिर रिसाइकल किया जाता है। उस उसके ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं, ग्रैन्यूल्स के फिर ऐसे ब्लॉक्स बन सकते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्र में रास्ते निर्माण का कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं उसके अंदर पे। इसके जगह अगर ये बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स लगाए जाए प्लास्टिक के, तो वो बरसों तक टिके रहेंगे,
या मेरे को लगता है आजीवन टिके रहेंगे। दूसरा कदम जो हम लोग उठा सकते हैं पर्यावरण के प्रति का अपना दायित्व निभाने के लिए, वो है कि हम अपने डायलिसिस यूनिट्स में से पेपर को इस्तेमाल कम से कम या बंद करना चाहिए इस्तेमाल करना। एक पेपर बनाने के लिए 3-4 बरस ओल्ड ट्री को काटना पड़ता है। मान के लो चलो उसमें 50 ग्राम का 50 केजी का वुड है, उसमें सिर्फ 25 केजी पल्प इस्तेमाल होता है और उससे 30 केजी का पेपर बनता है, यानी 13 रीम बनते हैं। मेरे यूनिट में तो 2-3 महीने में ही मेरे को लगता है एक ये पूरा पेपर एक ट्री की इक्विवेलेंट हम लोग यूज करते हैं। तो एक ट्री हम लोग 3-4 बरस में 3-4 महीने में एक ट्री को खत्म करने में हमारा योगदान है। अगर यही पेपरलेस रिकॉर्ड हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हुआ, तो हम उतने सारे पेड़ बिना लगाए हरियाली को बनाए रखें। पर हर चीज में लोग बोलते पैसे दिखाओ, तो पैसे ये देखो, ये जो इंग्लैंड का ग्रीन नेफ्रोलॉजी नेटवर्क है, उन्होंने 10 मिलियन यूरोस बचाए एक बरस में और करीबन 1,02,440 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बचाया। मतलब अगर आपने एक विमान में बैठ के सैर करना चालू किया तो 11,500 ट्रिप पूरी दुनिया को लगाने के बाद में जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता था, उतना वो ये ग्रीन नेफ्रोलॉजी नेटवर्क ने इंग्लैंड के लिए बचा के दिया। बहुत ज्यादा हुआ है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये 2 प्रदेश है जहां ये ग्रीन नेफ्रोलॉजी बहुत ही प्रगत स्टेज पे है और अलग अलग प्रकार के काम लोगों ने किए हैं, जैसे लो एनर्जी लाइटिंग लगाई है, पानी का रिसाइकलिंग किया है, रिसाइकल पीवीसी प्लास्टिक किया है और बाइसिकल का इनकरेज किया है। कार से आने के बजाय या स्कूटर से आने के बजाय बाइसिकल से आओ। और छोटे मोटे एजुकेशनल इनपुट्स है, उसके लिए हर इनपुट के लिए बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस लेके लोग विमान से या ट्रेन से या कार से आ रहे हो, उससे जो असॉल्ट होता है एनवायरनमेंट पे वो उन्होंने कम किया है टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो ये फ्रांस का एक कॉर्पोरेट का अनुभव है कि उन्होंने डायलिसिस बढ़ भी गए 1,69,335 से लेके 3,99,336। ये इतनी बढ़त होने के बावजूद उनका पानी और इलेक्ट्रिसिटी कम हुई है। इलेक्ट्रिसिटी 29% से कम हुई है और वाटर कंजम्पशन 52% से कम हुआ, क्योंकि उन्होंने डायलिसिस मशीन्स में परिवर्तन किया, आरओ यूनिट में परिवर्तन किया और रीमॉडलिंग किया। हमारे यहाँ पे भी बहुत कम खर्चे में पूरा प्लम्बिंग हमने चेंज करा लिया और हमारा जो वाटर रिजेक्ट वाटर वेस्ट जा रहा था उसको हमने रिसाइकल करना चालू किया और पानी से उनको करीबन 7,500 पाउंड की बचत हुई है। जब आप चालू करेंगे तब क्या मापदंड यूज करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट मापदंड होता है कि हमारी बिजली की यूज कितना कम हुआ पर सेशन, पानी का यूज कितना कम हुआ और हमने वेस्ट कितना कम किया। इस सब के लिए तो पहले तो सेंसिटिवाइजेशन होता है कि हमारा पर्यावरण के प्रति कुछ देना है और पर्यावरण को हम अगर आज कहीं बचाएंगे तो हमारे आने वाले पुरखों को एक रेगिस्तान मिलने की संभावना है। फिर जाके सोचे कि हम क्या टेक्नोलॉजी यूज करें जाके ये हासिल हो जाए और डायलिसिस यूनिट में क्या होना चाहिए और हम में क्या परिवर्तन होना चाहिए, हमारी सोच में क्या परिवर्तन होना चाहिए। आप सबने मेरे को सुना, उसके लिए धन्यवाद।